नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ नई राजनीतिक पटकथा लिखी गई है। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ ही बंगाल की राजनीति अब भगवा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नए अग्निपथ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक तृणमूल के गढ़ रहे बंगाल में अब भाजपा ने वैचारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे प्रमुखता से उभरे। भाजपा नेताओं ने इसे नए बंगाल की शुरुआत बताया, जहां विकास के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को भी सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब चुनावी नतीजों ने साफ संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी रणनीति, लगातार जनसभाएं और संगठनात्मक मजबूती का असर जनता पर दिखाई दिया। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रवाद, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय योजनाओं और हिंदुत्व की राजनीति ने भी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया और उसके बाद बंगाल में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा। अब बंगाल के विकास का एजेंडा है राष्ट्रवाद की बात, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का संकल्प। तो भगवा लहर भी है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस जीत को स्थायी राजनीतिक बढ़त में बदल पाएगी और बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी। साथ ही अब सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा बंगाल में अपने भगवामय राजनीतिक एजेंडे को जमीन पर उतार पाएगी या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। बंगाल में अब भाजपा की सरकार है। बंगाल अब भगवामय है। बंगाल में अब हिंदुत्व की लहर के साथ चहुं ओर भगवा लहरा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में सत्ता का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लंबे समय से चले आ रहे सियासी संघर्ष के बाद अब बंगाल की सत्ता पर भगवा रंग चढ़ा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद राज्य की सियासत पूरी तरह हिंदुत्व विचारधारा के साथ भगवामय नजर आ रही है। चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया है। शुभेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व के मुद्दे प्रमुखता से उभर कर सामने आए। बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे नए बंगाल की शुरुआत बताया। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई। और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। हमको सीएम साहब जो भी दायित्व देंगे, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, तन मन धन से पूरा एकदम कोशिश करेंगे। और इतना जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं, हम अपना इलाका के लिए जो प्रॉमिस किए हैं, बंगाल के लिए जो प्रॉमिस पूरा करना है। और जिस स्टेट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक्स मुख्यमंत्री और टीएमसी छोड़ के गए हैं, 50 साल बंगाल के कुछ नहीं हुआ है। बहुत काम करना बाकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है और अब विकसित, सुरक्षित और सुरक्षित बंगाल, सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी था। वो बनेगा। किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा। और मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारे गारंटियों को हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान शुभेंदु भगवा रंग में नजर आए। उन्होंने बांग्ला में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। पीएम मोदी के पास गए और झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं भी दी।
वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को गेरुआ गमछा ओढ़ाया, जिसको भी हिंदुत्व विचारधारा यानी भगवा से जोड़कर देखा जा रहा है। शपथ समारोह में आखिर में पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद किया। इसी दौरान वे घुटनों के बल बैठे और जनता का अभिवादन किया। समारोह में पीएम मोदी का पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूना सभी को बड़ा संदेश दे गया। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी नेतृत्व ने इसे बंगाल में परिवर्तन की जीत बताया। आज बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। ज्यादा जोर से खांसी आए ना तो आप बाहर प्रदेश चले का जाना। बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, गृहमंत्री जी के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और उन्होंने भरोसा किया है विकास का, गरीब कल्याण की योजनाओं का। इससे धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की विकास की गति ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बहुत होने वाली है। बहुत सालों के कुशासन के बाद एक बहुत ही अच्छी एक बदलाव की स्थिति पैदा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का जिस तरह से हर कोने कोने में विकास हो रहा है, बंगाल यहाँ की सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ के लोगों को न रोजगार दे पाई, न उद्योग दे पाई, न गरीबी हटा पाई, न विकास कर पाई। और ये एक नए आयाम की शुरुआत है और जिस तरह से शानदार विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि बंगाल एक अब नए उदय की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से आज यहाँ पर जनसागर उमड़ कर आया, जिस उत्साह के साथ आया और जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नतमस्तक होकर बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया है, निश्चित बंगाल एक आगे नई शुरुआत करेगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए बंगाल की सत्ता में मजबूत दस्तक दी है। लंबे समय तक क्षेत्रीय राजनीति के गढ़ रहे बंगाल में अब भगवा रंग गहराता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, घुसपैठ और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए बड़े हथियार साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती और केंद्रीय योजनाओं के असर ने बीजेपी को बंगाल में नई ताकत दी है। सत्ता विरोधी लहर और संगठनात्मक मजबूती ने भी पार्टी को बंगाल में सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। बंगाल में बीजेपी की इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल में अब नई सरकार के साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को नई धार मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सब का स्वप्न पूरा करेगी। 75 साल हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है, जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। देखिए, बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी, बंगाल तो बचाई है, देश भी बचा है। क्योंकि ये जो 600 किलोमीटर का अभी भी जो बॉर्डर के अंदर में फेंसिंग बाउंड्री नहीं हुई, उसका बड़ा कारण था टीएमसी सरकार। क्योंकि टीएमसी चाहती थी मेहमान जो है रेड कारपेट बिछा करके इंपोर्टेड वोट बैंक बांग्लादेश से लेकर के आए और उनके बदौलत जो है यहाँ पे राजनीति करते रहे। लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने अच्छे से दौड़ा के मारा।
बंगाल में ये बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैचारिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी अब राज्य में संगठन विस्तार के साथ हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ बंगाल में अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या भगवा राजनीति राज्य में स्थायी पकड़ बना पाएगी या फिर आने वाले समय में सियासी संघर्ष और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। तो पीएम का कमाल, भगवामय बंगाल। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल में अब नया अध्याय शुरू हो गया है, लेकिन ये अध्याय कैसा लिखा जाएगा? क्या भगवा रंग में लिखा जाएगा? और जो प्राथमिकताएं बीजेपी ने सेट की थी, वो सरकार इन प्राथमिकताओं पर क्या खरी उतर पाएगी? क्या आंकड़े कहते हैं? क्या राजनीतिक समीकरण बैठते हैं? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता केसी जैन हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बीबी शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका भी। सपा प्रवक्ता मीशम जैदी हैं। जैदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद खोखर जी। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक कुमार विवेक हमारे साथ हैं। विवेक साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण भी कर लेते हैं, और विवेक साहब से अच्छा कौन ही विश्लेषण कर पाएगा। विवेक साहब, पश्चिम बंगाल में सरकार बदली, इससे पहले टीएमसी की लंबे वक्त 15 साल तक सरकार रही, उससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का अब नया भगवामय अध्याय शुरू हो रहा है। क्या समझें? क्या वाकई पश्चिम बंगाल का नया अध्याय शुरू हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये अध्याय तो एकदम नया शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अभी तक की राजनीति अगर पश्चिम बंगाल की देखी जाए तो आजादी के बाद से कांग्रेस लंबे समय तक रही, फिर कम्युनिस्ट का शासन लंबे समय तक रहा, फिर ममता जी का रहा। ममता जी की जो पॉलिसी थी वो बहुत हद तक कम्युनिस्ट से मिलती जुलती थी। पॉलिसी मतलब मैं सरकारी पॉलिसी नहीं, राजनीति की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राइट विंग नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी है, अभी तक की सरकार से तो बिल्कुल भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा अंतर सरकार की नीतियों में भी और वहां की लोकल राजनीति में। एक चीज और देखने वाली बात यहाँ पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी केवल ये चुनाव जीत के नहीं आई है, कोई तुक्के से नहीं आई है। जो आप ग्राउंड पर देखें तो पंचायत लेवल से भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ता रहा। वो आज 2024 का चुनाव है जो लोकसभा का था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक सेटबैक था, उसके बंगाल के कारण है, बंगाल में भी था, और इसके क्या कारण है हम लोग इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यतः जो आपको एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आपको अंदर देखने को मिलेगा। बॉर्डरिंग स्टेट है इंडिया और बॉर्डर भी बांग्लादेश से लगता है उसका। बांग्लादेश हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान ही था, और सबसे पहले जो ये अलग देश की मांग थी ये बंगाल से ही उठा था, और अंग्रेज के जमाने में ही वहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था, जो 2 वर्ग है। तो उस लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य होता है। दूसरा, अगर ग्राउंड पर देखे, हर गली चौक चौराहे मोहल्ले की अगर हम बात करें तो एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति लगातार बनी हुई है बंगाल में, और ये कोई आज से नहीं है। आजादी के समय से यहाँ तक कि नक्सलवाड़ी से ही नक्सली आंदोलन की भी शुरुआत हुई, वो भी बंगाल हुई। तो इस देश में राजनीति का जनक तो बंगाल रहा है, बड़े बड़े नेता हुए हैं वहां से। और आज की अगर जमीनी हकीकत पे जिस किस्म की हिंसा है, सरकार जरूर आज बदल गई। एक चीज और देखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई जिस तरीके से वो आज तक की सरकार की नीति के साथ काम करते आ रहे हैं, एक झटके में क्या वो बदल जाएंगे? आप अचानक से एक मास कार्रवाई भी नहीं कर सकते कि एक साथ सबके साथ एकदम सख्ती हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर समय लगने जा रहा है वस्तुतः इन सारी चीजों को अपने हिसाब से ट्रैक पे लाने में। लेकिन बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उससे तो वो समझौता कर नहीं सकती। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा बंगाल के विजडम को भी, कि बंगाल ने आसानी से सत्ता नहीं बदला, जिसको भी दिया है भरपूर मौका दिया है, और जब बदला है तो उखाड़ कर ही फेंका है। ये फ्रैक्चर मैंडेट की स्थिति बंगाल में कभी भी नहीं रही है, हमेशा डिसाइसिव रहा है। इसको केवल हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखने की बात नहीं है।
यहाँ समाज के ओवरऑल एक देश के रूप में भी इसको देखने की जरूरत है। और हमें बिल्कुल लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर काफी मेहनत आगे करनी जा रही है। अभी तक चुनावी राजनीति की मेहनत, अब वहां पर शासन को चलाने की जो राजनीति होती है उस पर काफी मेहनत करने की जरूरत है। जी जी ठीक है विवेक जी, लेकिन आपने जो कहा कि अभी बंगाल की जो जनता थी वो क्लियर कट मैंडेट देती है, आर या पार वाली स्थिति। मैं ध्रुवीकरण पर भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि ये पश्चिम बंगाल की जो चुनावी नतीजे आए हैं, ध्रुवीकरण का समीकरण भी यहाँ पर बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल बैठता है। देखिए, ये अगर आप वोटिंग परसेंटेज पे जाएं कि किस वर्ग का कहां पर गया, और वर्ग का तो क्लियर नहीं आ पाता है, लेकिन आप डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए वहां जो वोट पड़े, तो इस बात मैं आपको और कहता हूं कि अगर आप अभी पश्चिम बंगाल का, ये सोचने वाली बात है, हमारे बाकी पैनल भी इस बात को सुने और अपने अपने जवाब में इसको शामिल करें। मैं देख रहा था कि अगर आप नक्शा बनाए पश्चिम बंगाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं देखता हूं तो लाइन से टीएमसी या कांग्रेस जीती है, पूरा आपको हरा हरा दिखे। और उधर ही बांग्लादेश में अगर आप देखने जाए बॉर्डर के उस तरफ, तो सारी सीटें जमात ने जीती है। मतलब बॉर्डर में दोनों तरफ आप देखें तो पूरा आपको इस्लामीकरण ही वहां पर नजर आने जा रहा है। तो जो बात आप ध्रुवीकरण की कर रहे हैं वो तो सही है। कई बार देखने के बाद आपको यह भी शंका होगी कि क्या पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। आप एक सेकंड के लिए सोचने पे इसको मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जो महिला वोट भी पड़ा है, महिला वोट का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है, इसलिए मैं बात कह पा रहा हूं, वो भी बिल्कुल भी पोलराइज पड़ा है, वो बटा नहीं है। नहीं तो अभी तक देखा जाता था कि अगर हल्का फुल्का पोलराइजेशन है, हालांकि हल्का फुल्का शब्द यहाँ पर गलत होगा, पोलराइजेशन की स्थिति नहीं होने में महिला वोट एक तरफ जाता था, लेकिन यहाँ पर महिला वोट बल्क में पड़े हैं। और महिला वोट में भी जब हम बात करते हैं तो हिंदू महिला वोट की बात करते हैं, मुस्लिम महिला वोट भी एक ही जगह जाता है जहां जाना हो। मुस्लिम हमेशा से पोलराइज रहा है, जहां भी वोटिंग होती है एक मुश्त होती है। इस बार हिंदू के वोट एक मुश्त पड़े, तृणमूल के अलावा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पड़े। तो इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई आशंका ही नहीं है कि इस चुनाव में पोलराइजेशन हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि लेकिन सवाल यह भी है कि पोलराइजेशन क्यों हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी तो नैरेटिव बनाती है, लेकिन इम्पोज तो नहीं कर सकती ना वोटर पे। वोटर अंततः अपनी मत से ही वोट डालने जाता है। ये पोलराइजेशन केवल चुनाव में नहीं, गत 5 सालों में कोई भी चीज एकाएक नहीं होती है, एकाएक केवल हादसा होता है। 5 सालों की राजनीति आप पश्चिम बंगाल की देखें तो ये पोलराइजेशन हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में होना चालू हो गया था। ये लोगों से लोगों के बीच में था, वर्ग डिवाइड हो रहे थे, हिंदू वर्सेज मुसलमान। उसी का रिजल्ट आपको रिफ्लेक्शन चुनावी नतीजे में दिखा है। इसमें मैं बड़ी बात नहीं मानता हूँ। राजनीति हमेशा लोकल क्या डिमांड है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। भाजपा को इसको निश्चित रूप से फायदा मिला है और हमेशा मिलता रहा है। जात पात का जब कास्ट पे वोट डिवाइड होता है, भाजपा को इसका नुकसान होता है। इसीलिए जब आप उत्तर भारत में आएंगे तो वहां पर बात हिंदू मुसलमान से ज्यादा कास्ट की हो जाती है। वहां पे यह मुद्दा नहीं था, वहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा बिल्कुल चला है। जी चलिए ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ मैं बढ़ूंगा। अरविंद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए चुनाव हुए, बहुत प्रचार हुआ, तमाम टीएमसी पार्टी का और बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस का, तमाम प्रचार हमने देखे। वोटिंग हुई, मतगणना हुई, रिजल्ट आए, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल की क्या तस्वीर, दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है? क्योंकि जब ये सरकार नहीं बनी थी उससे पहले कई सारे वादे किए गए थे और कुछ प्राथमिकताएं थी। प्राथमिकता थी घुसपैठ की, सबसे पहले घुसपैठ रोकना है। प्राथमिकता थी भयमुक्त माहौल की। प्राथमिकता थी महिला सुरक्षा की, आधी आबादी की। प्राथमिकता थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन इससे इतर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में अब नई राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी सरकार बनने जा रही है और इसी तरीके का माहौल अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तित हो जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पश्चिम बंगाल की जो जीत है बीजेपी की, इस जीत को आप साधारण जीत मत समझिए। ये इतिहास को बदलने वाली जीत है। जो आगे जो वर्तमान में, जो आगे जो भविष्य की राजनीति होगी भारत की, वो राजनीति ऐसी होगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, जब 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण था जो उत्तर प्रदेश के दंगे हुए थे अखिलेश यादव की सरकार के रहने के दौरान। ये जो जीत है, ये जीत का जो कारक है वो इससे बड़ा बनेगा। क्योंकि देखिए, आप इस चीज को, आप इसकी जो ग्रेविटी है उससे आप इससे अंदाजा लगाइए।
बांग्लादेश मतलब की जो मंत्री हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह के पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है, वो ये तय करते हैं कि भारत की इस जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर के परेशानी वहां पे भी है। और परेशानी का कारण ये है कि भारत मतलब की पश्चिम बंगाल सरकार निश्चित तौर पर घुसपैठियों पे लगाम लगाने की कोशिश करेगी। और लगाम लगाने का मतलब है कि लगभग जो गैर आधिकारिक आंकड़ा है कि 70 लाख से भी ज्यादा जो है ना वहाँ बांग्लादेशी जो है ना पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये गैर आधिकारिक आंकड़ा, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप 7 लाख भी लगा लें, जो कि इससे ज्यादा ही है, सब जानते हैं इस चीज को। अब उनको लेकर के जो राजनीति होगी, वो राजनीति विपक्ष में बहुत भारी पड़ेगी और बीजेपी के लिए 2029 का रास्ता बिल्कुल ऐसे साफ कर देगी जैसे बीजेपी जो है अपने हाईवे बना रही है। और आप देखिए बीजेपी के पास इस समय 3 ऐसे चेहरे आ गए हैं, 3 मुख्यमंत्री अब ऐसे हो गए जो हिंदुत्व की राजनीति को करने में ना झिझकते हैं ना पीछे हटते हैं। योगी को आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी से बढ़कर जो मेरा अपना अनुमान है, जो मेरा अपना आकलन है, योगी से बढ़कर जो है ये शुभेंदु अधिकारी निकलेंगे। उसका कारण ये है कि एक तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा बांग्लादेश से निकल लगी हुई है और दूसरी जो वहां मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुकाबले। और उस मुस्लिम आबादी में भी एक तबका ऐसा है कि जो पिछले 15 साल से जिसका जो तुष्टिकरण इस तरह से इनको जो है ना सींच करके जो है ना उनको एक ऐसा विकराल रूप दे दिया गया कि वो बड़ी समस्या पैदा करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए की जो हत्या हुई है, वो जो चर्चा चल रही है, हालांकि आज पुलिस ने छापे उत्तर प्रदेश में मारे हैं उसमें, लेकिन चर्चा जिस तरह की है कि उन्होंने मर्डर किया है और वो बांग्लादेश चले गए, तो ये वाला जो एंगल जो यहाँ पे आएगा ना, ये बीजेपी के लिए बहुत रास्ता आसान कर देगा। और विपक्ष के लिए आप ये मान के चलिएगा, विपक्ष के लिए अब रास्ता बिल्कुल साफ चुनने वाला है। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि अब अरविंद जी, आप 5 सालों का जिक्र कर रहे थे, मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, एक बात होती है नंबर 1 आना और उसके बाद नंबर 1 बने रहना, वो बात बहुत अलग है कि पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार आई लंबा चली, जनता ने भर भर के मौके दिए, 1 बार 2 बार 3 बार कई बार मौके दिए। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी जी की जो सरकार बन रही है उससे भी हम यही समझे कि अब लंबा टिकने वाले हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन आएंगे वो लंबे वक्त के लिए परिवर्तन आएंगे। देखिए इसके राजनीतिक महत्व को समझिए। देखिए आप ये समझिए, इससे पहले होता क्या था कि मुस्लिम वोट बैंक जीत की गारंटी थी। पश्चिम बंगाल ने पहले उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल ने, अब ये बिल्कुल ये मिथ जो है ना ध्वस्त कर दिया है। और ध्वस्त होने के बाद अब एक जो मुस्लिम ने जो नेतृत्व के लिए जो भगदड़ मचेगी, वो भगदड़ भी जो है ना विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल का कारण बनेगी। देखिए अब जो मुसलमान है वो समझ गए हैं कि भाई अब किसी एक पार्टी के पीछे चल करके काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें अपना नेतृत्व अब तलाशना पड़ेगा। क्योंकि अब उनकी जो ताकत थी, उनका जो वीटो था कि अब कुछ भी कर लेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ चलेंगे, रोक देंगे बीजेपी को, अब बीजेपी उनसे नहीं रुकेगी। और जो जितने भी हिंदू नेता है, जो तथाकथित जो हिंदू नेता हैं, जो इनके नेता बनने की कोशिश करते थे, अब उनके सामने रास्ता ये खड़ा हो जाएगा कि भाई किसका साथ दें। अब साथ अगर वो इन घुसपैठियों का देंगे, क्योंकि देखो जब चक्की चलती है तो घुन के गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये मान के चलिएगा। शुभेंदु सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, 200% मैं बता रहा हूं, जो जानकारी मेरे पास है, जो सूत्रों के अनुसार हमारी जानकारी है, उस कार्रवाई इस लेवल की करने जा रहे हैं कि देश हैरान रह जाएगा। मैं बताया ना आपको, 3 मुख्यमंत्री ऐसे हो गए बीजेपी के पास, योगी, शुभेंदु अधिकारी और वहां पे असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ये हिंदुत्व की लाइन को एक दूसरे से आगे खींचेंगे, छोटी नहीं करेंगे। और इसमें जो है देखिए 2 बॉर्डर स्टेट हैं, हमारा असम भी और जो है ना ये पश्चिम बंगाल भी, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है ही। तो आप ये समझ के चलिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जो रिवर्स पोलराइजेशन अब हुआ हिंदुओं का, ये रिवर्स पोलराइजेशन भी जो है एक बड़ा आने वाले समय में एक बड़ा जो है राजनीति का एक बड़ा, जिसको आप अच्छा माने बुरा माने, बिल्कुल शायद दाय बनने वाला है। क्योंकि अब तक जो मुसलमान थे वो दाढ़ी टोपी लगा करके लाइन लगा कहते थे बीजेपी को हराएंगे, वो मिथ टूट गया है, ताकत खत्म हो गई है। अब नेतृत्व मुसलमानों के बीच में से आएगा, और जब मुसलमानों के बीच में से नेतृत्व आएगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके लिए सबसे मतलब ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। और इसका नजारा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव, आपको मैं बता रहा हूं, आपको टोपी पहले में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। अब जो भी नेता टोपी पहन लेगा, वो समझ लीजिएगा उसका राजनीतिक रूप से उसका जो है ना क्रियाक्रम तय है। क्योंकि अब जो है ना, जो चाहे इसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको अच्छा माने बुरा माने अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जीत से ये साबित कर दिया है कि हिंदू भी एक हो सकते हैं। और ये जो संदेश है, ये हर तरह के वीटो ध्वस्त नेतृत्व बनेगा, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और हिंदुओं के जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो जाएगी। और सबसे पहले उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो जाएगी। अरविंद जी, आता हूं मैं वापस से आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता बीबी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, हंस रहे थे। बीबी शर्मा साहब, पहले मैं समझूंगा कि आप किस बात पे हंस रहे थे।
नहीं, खोखर साहब की बात सुन सुन के मैं हंस रहा था कि इनका क्रियाक्रम हो जाएगा, कैसी कैसी शब्दावली इस्तेमाल करी जा रही है, बहुत बढ़िया। हिंदुत्व की बात करी जा रही है, भारत देश की बात नहीं करी जा रही, संविधान की बात नहीं करी जा रही, हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान की बात करी जा रही है, जो कि शुभेंदु अधिकारी। आज सबसे पहले तो खैर मैं बधाई देना चाहूंगा कि भाजपा जो है गुंडों और मवालियों की पार्टी है। ये इन्हीं के नेता, भाजपा के नेता का बयान है। ताजे ताजे भाजपा के जो नेता बने हैं राघव चड्ढा, उनका ही बयान है ना। केसी जैन साहब, आपसे जरा हाथ सिर में हाथ हिला के तो बता दीजिए, गुंडे मवालों की पार्टी है ना। चलिए, और उसके बाद अब दूसरा एक और मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ। गुंडे मवालियों की पार्टी ने जो बंगाल में मैंडेट लूटा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमारे मोदी जी बता ही नहीं है इस बारे में। थोड़ी सी जरा सुनिए। आप अपनी बात रख ले, फिर मैं बोलूँ। आऊंगा जैन साहब आपके पास। जी जी। शर्मा साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। हाँ, दिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ। उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सर, उसका वॉल्यूम नहीं आया, आप थोड़ा सा बता दीजिए, कोई बात नहीं, जनता तक आवाज ये पहुंच मोदी जाए। जी का बयान आप सबने देखा होगा। 2016 की बात जब वो कर रहे थे, 2016 में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा रहे थे। आरोप नहीं लगा रहे थे और वो बाकायदा कैमरे में कैद भी हुए थे रिश्वत लेते हुए। आज उन्हीं रिश्वत लेने घूसखोर को आज उन्होंने प्रधान मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि गुंडे मवालियों की पार्टी सक्सेस हुई और लूट में घूसखोर को उसका पूरा प्रतिनिधित्व मिला। ये मोदी जी के शब्द है, ये मोदी जी का बयान है कि हाँ, सामने से लाओ, बाकी बाद में ले लेंगे। यानी मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, दोनों खाएंगे मिल बांट के। शर्मा साहब, लेकिन इसके अलावा भी कुछ दावे और वादे किए गए थे बीजेपी पार्टी की तरफ से। घुसपैठ को सबसे पहले हम रोकेंगे, पूरा कौन सा हुआ है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करना है, राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि ये जो दावे और वादे किए गए ये कितना प्रखर साबित होंगे? 3 दिन से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार किस तरह के वीडियोस फैल रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बुलडोजर लेके पहुंच गए हैं। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी महिला ही है ना, उन्हीं के प्रतिरूप बना के उनके गले में रस्सी डाल के और व्यक्ति एक मोदी जी का मुखौटा लगा के और उन्हें रस्सी से खींच रहा है। कितना बढ़िया महिला सशक्तिकरण हो रहा है ना साहब। उसके बाद दूसरी भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता, महिला होने के बावजूद भी एक महिला को प्रतिरूप बना के ममता बनर्जी का, और उन्हें आगे धकेल रही है और पीछे से धकेल कैसे रही है, बोलते हुए भी शर्माती है, बांस से धकेल रही है। ये हालत है। एक और महिला अधिकारी, महिला नेत्री उनकी टीएमसी की जा रही है और उसके बाद भाजपा का वो गमछा लहराता हुआ जा रहा है और शोर मचा रहा है, उन्हें चारों तरफ से घेर रहा है। उसके बाद महुआ मोत्रा, उनके साथ क्या उन्हें प्लेन में बीजेपी के समर्थकों ने क्या उनके साथ हरकत करी, सबने देखा है। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहां से महिला सशक्तिकरण करते हैं ये? अभी उन्नाव के गैंग रेप की बात करें, हाथरस की बात करें, कठुआ की बात करें, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें, बिल्किस बानो की बात करें, कहां कितने कितने गिनाऊं मैं? इन्होंने कौन सी जगह पे इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी? किस महिला को इन्होंने न्याय दिया? ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर आरोप थे दुनिया भर के, एक बार भी वो जेल में नहीं गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा सबसे बड़ा हमारा प्रज्वल रेवन्ना, 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी। प्रधानमंत्री मोदी उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि इसे वोट दो, मेरे हाथ मजबूत होंगे। ये महिला सशक्तिकरण है? कहां से बोलते हैं? कितने झूठे लोग हैं ये। महिला सशक्तिकरण की बात इन्होंने दिल्ली में भी करी थी। प्रत्येक महिला के खाते में आगामी 8 मार्च को 2500 रुपए जमा हो जाएंगे। 1.5 साल हो गया दिल्ली के सरकार बने हुए, हो गए जमा। प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और प्लस पोषण किट दी जाएगी। बच्चे पैदा भी हो गए, प्रसव भी हो गया, कम से कम 6-6 महीने के वो बच्चे हो भी गए होंगे उस वक्त से जो गर्भवती हुई थी महिलाएं। आज तक किसी को पैसा दिया? ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और महिलाओं के खिलाफ कैसी कैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं सबने देखा है। मनोहर लाल धाकड़ ने तो लाइव टेलीकास्ट दे दिया था चलते रोड पर। बंगाल में एक बड़ा मुद्दा घुसपैठ भी रहा, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंच से कई बार बोल चुके हैं कि सरकार बनेगी सबसे पहला एक्शन घुसपैठ पे होगा। इससे पहले भी उन्होंने झारखंड में भी यही मुद्दा उठाया था, दिल्ली में भी यही मुद्दा उठाया था, महाराष्ट्र में भी यही मुद्दा उठाया था, मध्य प्रदेश में भी ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। और जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करा जाता है, बताइए जी कितने घुसपैठिए मिले, क्या करना है आपको जान के, क्यों बताएं कितने घुसपैठिए थे? अरे बताओ तो सही आपने कितने निकाले, जनता को बताइए घुसपैठ कितनी हुई। जैसे अभी हमारे खोखर साहब कह रहे थे कि घुसपैठिए आके सरकार बना के चले जाते थे। इस अभी विधानसभा के चुनाव में करीब करीब 6.25 करोड़ वोटर्स ने अपना वोट इस्तेमाल करा है। 200 प्लस के साथ सीटों के साथ बीजेपी जीती है। तो इसका मतलब सारे के सारे घुसपैठिया के वोट डाल के गए हैं? कैसे पॉसिबल है यार? एक विधानसभा में कम से कम 2 लाख वोट डलते हैं। 2 लाख वोटों में जीतने के लिए कम से कम एवरेज 80,000 70,000 की जरूरत पड़ती है। क्या 70,000 घुसपैठिए के विधानसभा में बैठे हैं? तो शर्मा साहब, आपकी बात सुनिए, में आपने कहानी सुनी होगी ना सोनी साहब, घुसपैठ की समस्या नहीं है। सोनी साहब, बचपन में आपने लोगों ने अक्सर सबने ये कहानी सुनी होगी ना, जब बच्चे को डराने के लिए कहता है बेटा दूध पी ले नहीं तो हवा आ जाएगा, बेटा होमवर्क कर ले नहीं तो हवा आ जाएगा, बेटा रोटी खा ले नहीं तो हवा आ जाएगा। तो ये हवा जो इन्होंने बना रखा है ना घुसपैठ का मुद्दा, वो इन्होंने घुसपैठियों को दिखा दिखा के हवा बना रखा है। तो शर्मा साहब, और दूसरी बात, घुसपैठ की जिम्मेदार कौन है? की समस्या नहीं है पश्चिम बंगाल में, आप ये कह रहे हैं? घुसपैठ की समस्या है देश में, पूरे देश में है, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन उस घुसपैठ को रोकने का काम किसका साहब?
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस लिए है? बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? ये बता दीजिए अब। केंद्र सरकार की हुई ना जिम्मेदारी। केंद्र सरकार अगर सुरक्षा देने में विफल है बॉर्डर्स को, उसके तो बाद फिर मैं जैन साहब की तरफ बढ़ूंगा। आपको अपनी बात रख दीजिए पहले। जैन साहब सिर्फ 2 मिनट। देखिए, मैं बड़े जो हमारे बड़े भाई हैं बीबी शर्मा जी, इन्होंने जो कहा था, मैं सिर्फ इतना जवाब मैं इनको देना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी करते क्या है, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो खिलौने के लिए रोता है, तो उसको पेरेंट्स उसको उठा करके अलमारी में बिठा देते हैं, तो वो खिलौना बोल करके नीचे उतारने की बातें करते रहते हैं। विपक्ष की हालत यही है। विपक्ष जब भी कोई मुद्दा लेके चलता है, मोदी जी नई चीज ला करके इनको अलमारी में बिठा देते हैं, उस चीज को भूल करके उनके बिछाए जाले फंस जाते हैं। कोई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोदी जी का बयान वायरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभेंदु अधिकारी नारदा स्कैम में, जो नारदा स्कैंडल हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें थे। लेकिन कांग्रेस गलती क्या कर रही है? मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बोल रहे कुछ नहीं हो सकता। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब राहुल गांधी ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे, नहीं, जब राहुल गांधी ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे, राहुल गांधी को मोदी के ऊपर भी अटैक करना था इसको लेकर के। तो आपकी रणनीति जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने बना रही क्रम हो आप लोग, लेकिन उनका हो जाता है क्रियाक्रम। इसलिए मैंने आपसे कहा था बड़े सम्मान के साथ। अधिकारी भ्रष्ट है ना, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, इसका मतलब नारद सिंह ऑपरेशन में पकड़े गए थे ना, भ्रष्ट है। और एक भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री बनाना कहाँ की मानसिकता है? ये भ्रष्ट है या नहीं, ये तो जांच, लेकिन आप लोगों को यह मुद्दा चुनाव के दौरान उठाना था, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, चुनाव के दौरान उठाते, तब आप लोगों को फायदा होता। आप बोलिए, भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री बनाया? भाई देखिए, जिसमें तो आरोप लगने वाला आदमी जिसे प्रधानमंत्री बनाया, वो फौज के आरोप नहीं लगे क्या? जीप घोटाले के आरोप नहीं लगे क्या? भाई नेहरू के रहते जीप घोटाले के आरोप लगे, राजीव गांधी के रहते वो फौज के आरोप लगे, तो प्रधानमंत्री बने हैं वो। तो आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री बनने में कौन सी बड़ी बात है? और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसका मतलब मोदी जी ने भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, जैदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि जैदी साहब, मैं बहुत जल्दी आपके पास आता हूं, लेकिन जैन साहब से पहले बात कर लें। नहीं बोल पाएंगे। और जो जितने सवाल खड़े किए हैं शर्मा साहब ने, उनके उत्तर ले लेते हैं हम। जैन साहब, पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सवाल लेता हूँ। जी जी जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि आदरणीय बीबी शर्मा जी तमाम सारी बातें कर रहे थे, और अभी आदरणीय अरविंद जी ने जो उनको जवाब दिया, उस पर भी वो यही चीज कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इससे बड़ा जो है हास्यास्पद क्या होगा कि ममता जी को अभी इस चुनाव में राहुल गांधी जाकर के गालियां देते, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बताते कि ममता जी भ्रष्टाचारी है, ममता जी के राज में अत्याचार हो रहा है। और ये लड़ किससे रहे थे? लड़ रहे थे ममता जी से। तो कुल मिलाकर के ममता को हराने का काम किसने किया? हराने में बड़ी भूमिका रही कांग्रेस पार्टी की। 2 सीटें उन्होंने दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हराने का काम करा। सुन लीजिए आप। ये देखिए, मैं तो आपकी तारीफ करने वाला था। हाँ जी, नहीं, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, आलोचना पसंद है। आप बोलते रहेंगे तो कैसे होगा भाई? आप बोल रहे हैं, तब आप बोल लीजिए, तब मैं जवाब दूंगा। तो देखिए, मैं तो आपकी तारीफ करने वाला था कि कम से कम शर्मा जी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से जीते, लेकिन अब उन्होंने वो बात पूरी कर दी जो पूरी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां, विपक्षी दल कह रहे हैं, टीएमसी जो कह रही। दरअसल क्या है कि दिल्ली में केजरीवाल जी को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, फिर उनके साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को कहा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे ज्यादा दंगा वाला प्रदेश बन गया। और ये विधानसभा चुनाव में उनके सामने लड़ रहे थे, 1 से 2 सीटों पे सिमट करके रह गए। यही हाल इनका वेस्ट बंगाल में हुआ, यही हाल इनका दिल्ली में हुआ। तो एक तो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करती है कांग्रेस पार्टी। ये बात बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है बड़े भाई है, हम बड़े भाई हैं। और बड़े भाई बता क्या करके कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि जिस समय नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन की नींव रखी थी, उसको तार तार कर दिया। कहा भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने किराया लगा दिया, कांग्रेस पार्टी को टीएमसी ने किराया लगा दिया, कांग्रेस पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी ने किराया लगा दिया। अब इनके अंदर तिलमिलाहट क्या है कि ये तारीफ किसकी करे, विरोध किसका करे? ये घड़ियाली आंसू किसके लिए भाई? आपको तो जश्न मनाना चाहिए। आप तो ममता जी के सामने लड़ रहे थे, ममता जी को हराने के लिए लड़ रहे थे, और ममता जी हार गई, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। अब घड़ियाली आंसू किस लिए भाई? अब आप कहते हैं कि नहीं, चुनाव आयोग ने जिता दिया भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव आयोग ने जिताना होता ना तो इसके पहले पिछले चुनाव में जब हम 3 से 77 पे पहुंचे ना, तब भी केंद्र में मोदी जी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री भी थे। और जिस ईडी सीबीआई का आपने दुरुपयोग किया, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, आपको लगता है वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही काम कर रही होती ना, तो पिछली बार ही 5 साल इंतजार नहीं करते और हम
10 साल तक इंतजार नहीं करते, 15 साल तक भाजपा इंतजार नहीं करती, कब की हट गई होती। और दिल्ली में केजरीवाल भी हट गए होते, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हट गए होते बहुत पहले। लेकिन क्या है कि जनता जनार्दन, जनता के जनादेश का सम्मान करिए। और वहां पर जिसको आपने स्वीकार किया, घुसपैठ की समस्या है, आप एक तरफ सब स्वीकार कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। बिल्कुल करेगी। ये वैसे ही है जैसे कि सदन के अंदर बिल लाने का काम सरकार का है, लेकिन अगर आप सहयोग देके रहेंगे तो बिल पास नहीं होगा। हम विपक्षी दल जो भी हैं, वहां पर जो लोकल पार्टी है उसके रूप में, विपक्ष के रूप में थे वहां पर। ममता जी जिस तरीके से घुसपैठियों का समर्थन करती, अभी आदरणीय अरविंद जी ने भी बताया कि जिस प्रकार से वहां पे 7 लाख लगभग अभी है और 70 लाख के आसपास उम्मीद है घुसपैठियां होने की। तो जब अब इस पे कार्रवाई होगी वो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आपको चिंता है ना, पे कार्रवाई होगी। जैन साहब, जैन साहब अब मैं सवाल लेता हूँ। केंद्र सरकार जैन साहब, शर्मा जी ऐसे नहीं, शर्मा जी एक एक करके ऐसे। जैन साहब आपकी बात पहुंच गई जनता तक, अब मैं सवाल ले लेता हूं। कार्ड कैसे आ गया, राशन कार्ड कैसे आ गया, जैन साहब घुसपैठियां बता रहे हैं, केसी जैन साहब आजादी में भाग लिए थे। अभी आप गुणगान करेंगे घुसपैठियों का, अभी बाहर होंगे, परेशान मत होइए, अभी गुणगान करने वाली है कांग्रेस पार्टी, अभी हंगामा करेगी कांग्रेस पार्टी, अभी उनको बताएगी हिंदू भारत देश को आजाद करने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे नहीं, एक एक घुसपैठिया कह रहे हैं। जैन साहब मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जैन साहब कार्रवाई होगी जी। जैन साहब मेरा सवाल भी सुन लीजिए, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। शर्मा साहब ऐसे नहीं, शर्मा साहब ऐसे नहीं, एक एक करके। जैन साहब देखिए, अभी हम घुसपैठ की बात कर रहे थे, आपने बोला सरकार नहीं बनी थी उससे पहले ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आएंगे घुसपैठ को रोकेंगे। बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण की आप लोग बात कर रहे थे, भय मुक्त माहौल की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। एक बात और कही जा रही है राजनीतिक गलियारों में कि अब पश्चिम बंगाल में जो सरकार बन रही है वो हिंदूवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ेगी। अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ हिंदू तो रहते नहीं हैं, और भी धर्म जाति के लोग रहते हैं। और अगर ये दावा किया जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार हिंदुत्व राजनीति या हिंदूवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ेगी, ये कैसे पॉसिबल होगा, जरा समझाइए। देखिए, पहली बात तो ये है, जनता जनार्दन ने जनादेश जो किया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में वो स्थिति नहीं जो कभी पहले हुआ। अब पश्चिम बंगाल में बिल्कुल हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया ममता जी ने, और उसके बाद में जो ये परिणाम आए हैं, तो जिस प्रकार से जो पोलराइज की बात कही, अभी आदरणीय कुमार विवेक जी ने भी बात कही कि भाई पोलराइजेशन वहां पर होता था। पहले किसका पोलराइजेशन होता था, अब किसका पोलराइजेशन होता है। तो दरअसल क्या है कि जिस प्रकार से जब हम 3 सीटों से 77 पे पहुंचे, जहां जहां पे ममता जी हारी थी, उन विधानसभा क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, तो हिंदू बैठा हुआ था, सनातनी बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि हमें मौका मिले। 5 साल बाद जब उसको मौका मिला तो उसने वोट के माध्यम से अपना बदला लेने का काम किया, अपना विरोध दर्ज कराने का काम। बिल्कुल वहां पर सनातनियों को जिस तरीके से ममता जी ने प्रताड़ित किया, अब कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम कोई जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों में से नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के सब जगहों पे चले, और वेस्ट बंगाल में भी आप देखिएगा कि बिना किसी भेदभाव के सबके लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है, सबके लिए काम करेगी। लेकिन आपको ये सोचे कि हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो जाएगा, घर जला दिया जाएगा, हत्याएं हो जाएगी, तो अब ये भूल जाए, अब ये नहीं होने वाला है। आपके शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला कि हिंदुओं ने मुझे वोट दिया, मैं काम सिर्फ हिंदुओं के लिए करूंगा, मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने तो पहले ही अपनी लाइन क्लियर कर दी। चिंता मत करिए, आप हिंदुओं ने वोट दिया, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। एक मुख्यमंत्री के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल करे जाने का देखिए ये भारत देश में 6 से ज्यादा धर्म है, जैन साहब मुख्य धर्म 6 हैं। ठीक है, शर्मा साहब शांत हो जाइए। शर्मा जी शांत हिंदुओं के लिए करूंगा, एक एक करके ऐसे नहीं, उनके लिए काम नहीं करूंगा। फिर आप ऐसे एक एक करके ऐसे नहीं। जैन साहब बीबी शर्मा जी उस बयान का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपका स्लोगन था, किसी गली मोहल्ले के नेता हो, जैन साहब मुख्यमंत्री हो आप, के साथ दिखाई दे रहा है। आराम से शर्मा साहब निवेदन हाइपर मत हुई। बराबरी का हक देता है, आप कैसे कह सकते हैं हिंदू हमारी प्राथमिकता और मुसलमान हमारी? ऐसे चर्चा नहीं होगी, उत्तेजित होने से कोई मतलब नहीं। आप लोगों की बातें जनता तक पहुंच भी नहीं पाएंगी।
एक एक करके अगर बोलेंगे तो जनता तक इस चर्चा का विषय जो है वो पहुंच पाएगा। जैन साहब ठीक है, अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है और जैदी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैदी साहब मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देरी से आप तक पहुंच पाया, लेकिन वक्त भी मैं उतना ही दूंगा आपको। जैदी साहब लेकिन एक बात आपसे समझेंगे, पश्चिम बंगाल में नतीजे आए, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी टीएमसी की जो करता धरता है ममता बनर्जी, उनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, और जब चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद अखिलेश यादव उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं और 2 बार कहते हैं कि आप हारी नहीं हैं, आप हारी नहीं हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक ही आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों राजनीतिक दोस्त भी हैं, लेकिन यहां पर विरोधाभास दिखाई देता है। देखिए, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि आपने हमें बहुत देर के बाद मौका दिया, क्योंकि देश में हमारी हालात ऐसी ही हो गई है कि जो हमें बोलने की और हमें अपने पक्ष को रखने की, हमारी बातें सुनने की किसी के पास इस वक्त समय नहीं है। नहीं क्यों? क्योंकि ऐसा मत कहिए, स्वदेश न्यूज के पास वक्त है और ये मंच भी आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। प्लीज सर, सीधा मुद्दे पे बात करें। देखिए, आज की डेट में मैं सिर्फ केसी जैन साहब हमारे भाई हैं, कई बार हमारे साथ डिबेट पर मौजूद रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी हिंदू खतरे में है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार राजधानी में, देश की राजधानी में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, अब तो बंगाल में भी आपकी सरकार आ गई। क्या अभी भी हिंदू खतरे में है? अगर अभी भी हिंदू खतरे में है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर अपने वाक्य को वापस ले लेना चाहिए, जो ये कह के वोट मांगते हैं कि हिंदू खतरे में। और रही बात चुनाव की, चुनाव आते हैं जाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गए ममता बनर्जी जी को ये आश्वासन देने के लिए कि योद्धा कभी हारते नहीं। ये पराजय जो है वो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। चुनाव में जीत हार चलती रहती है, इससे कभी आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए और जनता की आवाज उठाते रहना चाहिए हमेशा। लेकिन जैदी साहब, पश्चिम बंगाल के अगर राजनीतिक समीकरण पर हम नजर डालते हैं तो जिसकी भी सरकार आती है लंबा चलती है, या तो जनता भर भर के मौका देती है या फिर दोबारा हाथ भी नहीं लगाती है। आपके सामने नतीजे हैं, सामने टीएमसी की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अब वापसी करना उतना आसान नहीं होगा ना। अच्छी बात है कि अगर ये जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता इनसे खुश है तो क्या जरूरत है, हमारा भी तो वही मोटिव है। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे देश की जनता जनार्दन जिसकी सेवा करने हम आए हैं वो हमसे खुश रहे, हमारे संविधान की रक्षा हो, हमारे लोकतंत्र की हत्या ना होने पाए, हर व्यक्ति का अधिकार उसको पहुंचना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले इनके जो सर्वेंद्र अधिकारी हैं, मैं उन्हें कहता हूँ वो सर्वेंद्र अधिकारी नहीं, अब उनका नाम हिंदू अधिकारी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड अपने भाषण में कहा है कि मैं हिंदुओं के वोट से जीता हूं, मेरी सरकार हिंदुओं से बनी है और मैं हिंदुओं का ही साथ दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, या तो इस नारे को बदल दे और या तो मोदी जी ये बात कहें कि इस तरह की बात जो प्रदेशों में देश में की जा रही है ये नफरत फैलाने का मात्र एक बहाना है। देखिए, अभी आपके राघव चड्ढा जी थे, वो लगातार कभी मोबाइल की आवाज उठाते थे, कभी सिम कार्ड की आवाज उठाते थे। मोबाइल का सिम तो सस्ता हुआ नहीं, इनकमिंग तो फ्री हुई नहीं, उनका ही पोर्ट बदल गया, उनका ही पोर्ट चेंज हो गया, वो बीजेपी में चले गए। और आप देखिए बीजेपी में जाने के बाद आप देखिए, गौर करें उनके भाषण को, आप वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के बिल्कुल लाइन पर चल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की खैर नहीं, मैं पाकिस्तान को नहीं बख्शूंगा। और जो ये नारा दिया जाता था कि बिहार के अंदर घुसपैठी आ गए, चलिए भाई बिहार के अंदर घुसपैठी आ गए, ममता जी ने उनको बुला लिया। कश्मीर में पुलवामा हो गया, ये बताइए वहां कब किसने घुसपैठिए बुलाए, आतंकवादी घटना हुई। आप ये बताइए कश्मीर के अंदर हजारों टन आरडीएक्स आ गया, हमारे जवानों की शहादत हो गई, ये कहां से आया? ये तो सेंट्रल के हाथ में है, तब तो आप रोक सकते थे। और हिंदू मुसलमान से अगर लोग खुश हो रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये देश जो है, आपके अभी अजीत डोभाल जी ने भी कहा कि हमारा जो देश है वो एक कश्ती है, एक जहाज है, इसमें सबका रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से किसी को डुबोने की कोशिश की जाएगी तो पूरा जहाज डूब जाएगा। तो हिंदू और मुसलमान की राजनीति से अगर
वाकई जनता का पेट भर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा समय हमारे देश का आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मोदी जी पहली बार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, वो अभी बता रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं वो ध्रुवीकरण के नतीजे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक लाइन में मैं जवाब दे दूं विषम भाई को जी। विषम भाई अच्छे प्रवक्ता है और बहुत तर्कसंगत बात रखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी इन्होंने जो बात सारा की सारा केंद्रीकरण इनका किस पे था? हिंदू मुसलमान पे। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आ गए, आपका इंडी गठबंधन कहाँ गया? राहुल गांधी जी अलग चुनाव क्यों लड़ते जा करके? आप ममता जी का समर्थन करते, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो वही बात है ना, बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने। आप ना वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, ना आपको वहां पे सीटें मिली। आपने टीएमसी को एक सीट दी थी उत्तर प्रदेश से, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, लेकिन टीएमसी ने आपको एक भी सीट नहीं दी, और आप जो है वो यहाँ पे दुखड़ा रो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे हुआ नहीं वहां पे जब जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वहां पे जिंदा फूंक दिया गया, कई लोगों को घरों के अंदर फूंक दिया गया, ये सारी चीजें आपने नहीं देखी क्या? और अगर वो चीजें दूर हो रही और नई बातें की अगर वाकई हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, जैन साहब की बात सबसे ज्यादा लाभ पहुंच गई, हमारे मुस्लिम भाई ले रहे हैं, बात पहुंच गई, आंसर ले लेते, जवाब ले लेते, जैदी साहब बात रखिए। किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है, कहीं कोई भेदभाव देखिए जैन साहब, आप मुझे बोलने का समय दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल करो तो जवाब नहीं देता है, और अगर कोई सवाल करता है तो आप बोलने नहीं देते। आप बोलने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, जनता वो मजा चाह रही है जो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। अगर हिंदू और मुसलमान करके ही आपकी सीटें आ रही हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। इससे ज्यादा करिए हिंदू मुसलमान। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और हिंदू मुसलमान करिए, काशी काबा करिए, मथुरा मदीना करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारा कहने का मकसद है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, हम उसका पालन करते हैं, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हम उसकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। बीजेपी के लोग कितना भी हिंदू को सम्मान करना चाहे, जितना भी बीच में बांटना चाहे और नफरत का बीज बोना चाहे। सब लिमिटेड है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे पीएम के कमाल की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। नंबर 1 आना और नंबर 1 बने रहना दोनों में फर्क है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जब भी किसी को मौका देती है तो भर भर कर बार बार मौका देती है। अब शुभेंदु अधिकारी के हाथों में पश्चिम बंगाल की कमान है। क्या असर होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा में, घुसपैठ के मुद्दे में, राष्ट्रवाद में, हिंदूवाद में क्या अंतर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।